Hi everyone, today we'll talk about beta blockers. बीटा ब्लॉकर्स किसे ब्लॉक करते हैं? बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। दो टाइप के बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं और साथ में जेजी सेल्स में। जेजी सेल्स जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स वो क्या करते हैं? वो करते हैं रेनिन सिक्रीट और एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवाते हैं, जिससे इवेंचुअली ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और हार्ट पे कहाँ पे प्रेजेंट है? ऐसे नोड में, एवी नोड में एंड मायोकार्डियम में। अब ऐसे नोड में जब प्रेजेंट हैं तो वो क्या एक्शन करवाते हैं? वो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी करवाते हैं। क्रोनोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? हार्ट रेट। सो बेसिकली वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाते हैं। सेकेंड इज एवी नोड। एवी नोड में वो क्या इंक्रीज़ करवाएंगे? ड्रोमोट्रॉपी। ड्रोमोट्रॉपी का मतलब होता है कि एवी नोड से में जो कंडक्शन वेलोसिटी है उसको इंक्रीज़ करना। कंडक्शन वेलोसिटी क्या मतलब हुआ? कि एट्रियम से वेंट्रिकल में लेके जाना इम्पल्स को, उसकी वेलोसिटी। सो दैट इज़ ड्रोमोट्रॉपी, वो पॉजिटिव हो जाती है। लास्ट इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में वो आइनोट्रॉपी को पॉजिटिव करता है। एंड व्हाट इज आइनोट्रॉपी? आइनोट्रॉपी का मतलब है स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये टर्म्स आपको याद रखनी चाहिए। क्रोनोट्रॉपी, ड्रोमोट्रॉपी और आइनोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? क्रोनोट्रॉपी इज हार्ट रेट, ड्रोमोट्रॉपी इज कंडक्शन वेलोसिटी फ्रॉम एवी नोड एंड आइनोट्रॉपी इज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? वो स्केलेटल मसल्स, ब्रोंकियोल्स, लिवर और पैंक्रियाज में प्रेजेंट है। व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द लिवर तो वो क्या करवाएंगे? वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएंगे, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे। तो ग्लाइकोजन तोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। तो ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर देंगे। साथ में पैंक्रियाज पैक करेंगे तो वो क्या करेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। कैसे? ग्लूकागॉन सिक्रीट करवा के, और ग्लूकागॉन लिवर पे पैक करके वही फिर लिवर में ग्लूकोज को इंक्रीज़ करेगा। तो बेसिकली ये सब काम हो रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी को उस फेज़ में लाने के लिए कि वो कंपनसेट कर सके। तभी हम लोग हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवा रहे हैं, वेलोसिटीज़, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये काम है बीटा रिसेप्टर्स का। और साथ में ये जो बीटा रिसेप्टर्स हैं ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। उस हार्ट के ब्लड वेसल, जैसे कि हमारी कोरोनरी आर्टरी है, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करवाते हैं वहाँ पे वो वेजो डायलेशन करवाते हैं। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं प्रिंस मेटल एजाइना में तो वो ऑलरेडी स्पैस्टिक होती है उसमें। तो अगर हमने ये यूज़ कर दिया तो उसकी वेजो डायलेशन बिल्कुल नहीं होगी, तो वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। सो दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रिंस मेटल एंजाइना। तो अगर हम क्या करें कि ये जो बीटा रिसेप्टर्स हैं इन्हें ब्लॉक कर दें तो क्या होगा कि ये जो भी एक्शंस पॉजिटिव हैं ये अब नहीं होंगे। तो अब हार्ट रेट कम हो जाएगा, कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी। अब जब हमने बोला कि हमारा जो हार्ट रेट है वो कम हो गया, हार्ट रेट कम हो गया मतलब 1 मिनट में जितना वो पंप कर रहा था उतने टाइम्स नहीं कर रहा, मतलब कम फ्रिक्वेंसी से कर रहा है। उसका मतलब ये है कि एक हार्ट बीट में जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। जो डायस्टोलिक परफ्यूजन टाइम था वो इंक्रीज़ हो गया। डायस्टोल में क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज है ना वो डायलेट कर जाती हैं। वो डायलेट करती हैं तो क्या होता है? कहाँ पे पहुँचता है ब्लड हमारे हार्ट को पहुँचता है। लेकिन जब सिस्टोल होता है तो फिर ये कोरोनरी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और तब ये बंद हो जाती हैं। तो डायस्टोल में खुल के हार्ट को देती हैं ब्लड सप्लाई। तो जब डायस्टोल का जो पीरियड है वो इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हार्ट रेट कम हो गया, तो कोरोनरी परफ्यूजन बढ़ जाती है। तो हमारे हार्ट को कोरोनरी परफ्यूजन जो है, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। अब ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉन सिलेक्टिव और एक होते हैं सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि वो किसी को भी एक्ट कर सकते हैं, बीटा 1 को और बीटा 2 दोनों को एक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्टिव है कि वो बीटा 1 को ही करेगा। नॉन सिलेक्टिव में एग्जाम्पल आती है प्रोप्रेनोलॉल। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इन नॉन सिलेक्टिव, दैट इज़ प्रोप्रेनोलॉल। सिलेक्टिव में आती है एटिनोलॉल और मेटाप्रोलॉल। एटिनोलॉल और मेटाप्रोलॉल। ऑल्दो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उनका काम वेजोडाइलेशन करवाना नहीं है, उनका मेन एक्शन हार्ट पे होता है, हार्ट रेट को कम करना, कंडक्शन वेलोसिटी कम करना, कॉन्ट्रैक्शन को कम करना। लेकिन कार्वेडोलॉल है, इसका एक्शन होता है एज अ वेजोडाइलेटर। Although beta blockers are not vasodilators except for this carvedilol। और हम बोलते हैं कि जो बीटा ब्लॉकर्स अगर हम ज़्यादा अमाउंट में दे दें तो वो बीटा 1 को भी इफेक्ट कर देंगे, बीटा 2 को भी इफेक्ट कर देंगे। मतलब कि मान लो हमने सिलेक्टिव वाले बीटा ब्लॉकर्स दी है, एटिनोलॉल दे दिया, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट हाई डोज पे दे दिया तो फिर वो नॉन सिलेक्टिव भी बन जाते हैं, तो वो बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी इफेक्ट करते हैं। अब ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस है एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना में।
एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना कौन सा था? जो हमारा स्टेबल एंजाइना था, जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज करने पे हमें इफेक्ट होता था। तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस ये है बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि उसमें हमने हार्ट रेट को कम कर दिया, हमने कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर दिया, बेसिकली हमने हार्ट के फंक्शन को कम किया है। तो ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं एस्थमा में। क्यों एस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? क्योंकि हमें पता है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स में भी होते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स में अगर बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं और हम उनको ब्लॉक कर दें तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऑलरेडी उनके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है और हम बीटा ब्लॉकर दे के उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। दूसरा है कि वो ब्रेडिकार्डिया, अगर सिवियर ब्रेडिकार्डिया है, हमें पता है कि ये जो हमारे बीटा रिसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज़ करते हैं हार्ट रेट को। तो अगर हम उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली वो कॉज क्या करेंगे? हार्ट रेट को स्लो डाउन करेंगे। लेकिन ऑलरेडी उस इंसान में ब्रेडिकार्डिया है सिवियर, तो हम उसको नहीं देंगे बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट एवी ब्लॉक, ये भी सेम वही, क्योंकि ये एवी ब्लॉक करता है और पहले से अगर होगा तो फिर ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा कार्डियक। नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डिस्लिपिडीमिया। डायबिटीज़ मेलाइटस हमें थोड़ा लगता है कि वाई इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि ये जो बीटा रिसेप्टर्स हैं ये ग्लूकोज इंक्रीज कर रहे हैं लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके और पैंक्रियाज में ग्लूकोनियोजेनेसिस करके। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में तो हम ग्लूकोज का लेवल कम ही तो करना है, तो अगर हम इसे ब्लॉक कर दे तो क्यों? मेरा ये क्वेश्चन था। लेकिन फिर क्या पता लगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस में जब हम लोग इंसुलिन देते हैं, क्योंकि किसी को डायबिटीज़ है तो उसे इंसुलिन तो हम देंगे ही, तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कम करता है। अब क्या होता है कि अगर हमने ज़्यादा इंसुलिन दे दिया तो ग्लूकोज कम जब होता है, हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है, तो 3 सिम्टम्स हमें दिखते हैं, दैट इज़ टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स और स्वेटिंग। ये है वार्निंग सिम्टम्स कि हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो गया, हमें कुछ खिला दो। तो ये जब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो हम लोग बिस्किट, कोई भी स्वीट डिश कुछ हम लोग दे देते हैं उस पेशेंट को, ताकि उसका ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया अच्छी नहीं होती, बहुत ही हैजार्डस होती है। जब हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो बीटा ब्लॉकर्स ने क्या करना है? इन तीनों सिम्टम्स को मास्क कर देना। उसका इफेक्ट क्या होता है? मास्किंग इफेक्ट। और बीटा ब्लॉकर और क्या करता है साथ में? उसने वैसे भी ग्लूकोज का लेवल कम ही करना। क्यों? क्योंकि वो बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करते थे? ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते थे। जब ब्लॉक कर दिया तो उसने ग्लूकोज का लेवल और कम कर दिया। तो पहले से ही कम था क्योंकि हमने इंसुलिन ज़्यादा दे दी थी, और कम कर दिया। और मास्किंग इफेक्ट क्यों? क्योंकि टैकीकार्डिया हमें पता है बीटा ब्लॉक करते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाता है, तो ये टैकीकार्डिया, ट्रेमर, स्वेटिंग ये सब नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस कि जब हम इंसुलिन ज़्यादा दे देते हैं फिर भी ये सिम्टम्स नहीं दिखते, क्योंकि हमने बीटा ब्लॉकर्स दिए होते हैं। तो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट इसका ADR क्या है कि इम्पेयर्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस। क्यों? क्योंकि जब हम वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे स्केलेटल मसल्स को डायलेट होना पड़ता है ताकि ब्लड वेसल्स खुल जाए और ब्लड ज़्यादा मिले। लेकिन इस केस में हम लोग बीटा को ब्लॉक कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल सकती, इसलिए उनके अंदर एक्सरसाइज टॉलरेंस नहीं होती। सो दैट इज़ इम्पेयर्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस। और साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इस केस में हम लोगों ने कितनी बार बोल दिया कि हार्ट रेट को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। जब हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं तो सिस्टोलिक इजेक्शन का पीरियड जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आराम आराम से होनी है, अब चीज़ें फटाफट तो होनी नहीं, तो उनका पीरियड बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो अब इन सब की वजह से ऑक्सीजन की कंजम्पशन कुछ हद तक बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें कि हार्ट रेट वगैरह सब कुछ कम हो रहा है, तो उसकी वजह से ओवरऑल ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है मायोकार्डियम में वो कम ही रहती है। लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ हमें ये डिसकंटिन्यू एब्रप्टली नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अप रेगुलेशन हो जाती है बीटा रिसेप्टर्स की। बीटा रिसेप्टर्स एक तो ज़्यादा बनने लग जाते हैं, तो अब थोड़ा सा भी स्टिमुलस मिलेगा बीटा रिसेप्टर्स के लिए तो फिर वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। इसीलिए हमें एब्रप्टली बंद नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली हमें डिक्रीज़ करना चाहिए इसकी अमाउंट को। फोर्थ जो कैटेगरी हमने पढ़ी है दैट इज़ पोटाशियम चैनल ओपनर्स। इसमें एक एग्जांपल है जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज़ नाइकोरैंडल। पोटाशियम चैनल ओपन करेंगी, ओपन करके पोटाशियम बाहर आ जाएगा। जब कोई चीज़ बाहर आती है तो अंदर पॉजिटिविटी कम हो जाती है, तो दैट इज़ हाइपरपोलराइजेशन, नेगेटिव की तरफ चले जाना। और हाइपरपोलराइजेशन हो तो रिलैक्सेशन हो जाती है, एंड रिलैक्सेशन इज़ डायलेशन। तो वेजो डायलेशन जब हो जाती है तो हमारा प्री लोड आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाता है और साथ में कोरोनरी डायलेशन हो गई। सो दीज वर द एंटी एंजाइनल ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स, पोटाशियम ओपनर्स, calcium channel blockers and organic nitrates. If you have any doubt you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.